हर शव के साथ किसी परिवार की उम्मीद टूट रही थी। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की बहन हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुके थे। वह कभी पुलिसकर्मियों के पास जाते, कभी राहत कर्मियों के पास, कभी एम्बुलेंस चालकों से पूछते तो कभी भीड़ में खड़े लोगों से। हर किसी से उनका एक ही सवाल था, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? जैसे जैसे धुआं बढ़ा, लोगों में घबराहट भी बढ़ती गई। कुछ छात्रों ने खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। कई लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूद गए। कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर पिता अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। जांच के आदेश दिए गए, मुआवजे की घोषणाएं हुई, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल लगातार बना रहा, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? 22 जून 2026 की दोपहर करीब 2:15 का समय था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त थी। सड़कों पर सामान्य आवाजाही जारी थी, बाजार खुले हुए थे और हजारों छात्र छात्राएं अपने अपने संस्थानों में भविष्य के सपनों को आकार देने में लगे हुए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसी त्रासदी सामने आने वाली है जो न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश को झकझोर देगी। उसी समय एक 23 साल का लड़का जिसका नाम सुखमणि था, वह अपने पिता को फोन लगाता है। फोन उठाते ही पिता को बेटे की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। बेटा कहता है, पापा यहाँ आग लग गई है, मुझे बचा लीजिए। यह सुनते ही पिता प्रभु ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने बेटे को हिम्मत बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि यह बातचीत पिता और बेटे के बीच आखिरी बातचीत साबित होने वाली है। फोन कटने के बाद सुखमणि के पिता बिना एक पल गवाए घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते भर उनके मन में एक ही बात थी कि किसी तरह बेटे तक पहुंच जाएं। लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। एक बहुमंजिला इमारत आग की लपटों और घने धुएं से घिरी हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई मदद की गुहार लगा रहा था तो कोई अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा था। पिता ने तुरंत अपने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल में अपने बेटे की तस्वीर निकाल ली और वहां मौजूद हर एक शख्स से पूछना शुरू कर दिया कि क्या किसी ने उसे देखा है। वह कभी पुलिसकर्मियों के पास जाते, कभी राहत कर्मियों के पास, कभी एम्बुलेंस चालकों से पूछते तो कभी भीड़ में खड़े लोगों से। हर किसी से उनका एक ही सवाल था, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? लेकिन किसी के पास उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि अस्पताल जाकर देखिए, कई घायलों को वहां भेजा गया है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर पिता अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। अस्पताल के मोर्चरी में रखे शवों के बीच उनके बेटे का भी शव पड़ा था। जिस बेटे की आवाज कुछ देर पहले फोन पर सुनाई दे रही थी, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पिता की चीखें वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर रही थी। उनका दर्द केवल एक पिता का दर्द नहीं था, बल्कि उन सभी परिवारों का दर्द था जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। यह हादसा लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के सेक्टर डी इलाके में स्थित उषा मार्ग की एक इमारत में हुआ। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल एक सामान्य बहुमंजिला इमारत दिखाई देती थी, लेकिन इसके भीतर कई प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट क्लिनिक संचालित था, जहां जानवरों का इलाज किया जाता था। पहली मंजिल पर एनिमेशन, ग्राफिक्स और कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्स कराए जाते थे। दूसरी मंजिल पर गेमिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं सबसे ऊपरी मंजिल पर 3D आर्ट स्टूडियो और लाइब्रेरी थी, जहां छात्र घंटों बैठकर पढ़ाई करते थे। हर दिन यहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आते थे। कई ऐसे युवा थे जो छोटे शहरों और गांवों से अपने सपने लेकर यहां पहुंचे थे। कोई एनिमेशन सीखना चाहता था,
तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, तो कोई डिजिटल दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहता था। लेकिन 22 जून की दोपहर इन सपनों पर आग की लपटों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फट गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे भवन में फैल गया। शुरुआत में लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, लेकिन देखते ही देखते धुएं का घनत्व बढ़ता गया। ऊपर की मंजिलों पर मौजूद छात्रों के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल होने लगा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इमारत में बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, सीढ़ियां संकरी थीं और बड़ी संख्या में लोग एक साथ नीचे नहीं उतर सकते थे। जैसे जैसे धुआं बढ़ा, लोगों में घबराहट भी बढ़ती गई। कुछ छात्रों ने खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। कई लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूद गए। कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोग बाथरूम और कमरों में छिपकर राहत टीमों के आने का इंतजार करने लगे। कई छात्र लगातार अपने परिवार वालों को फोन कर रहे थे। कोई अपनी मां को अंतिम बार याद कर रहा था, कोई अपने पिता से मदद मांग रहा था। वहीं सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग अपना काम कर चुकी थी। बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। संकरी सीढ़ियों और धुएं की वजह से अंदर पहुंचना मुश्किल हो रहा था। राहत कर्मियों को कई स्थानों पर दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। एक एक करके शव बाहर निकाले जाने लगे। हर शव के साथ किसी परिवार की उम्मीद टूट रही थी। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की बहन हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुके थे। इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ते बढ़ते 15 पहुंच गई। कई अन्य लोग घायल हुए और अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच के आदेश दिए गए, मुआवजे की घोषणाएं हुई, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल लगातार बना रहा, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? जांच में कई गंभीर सवाल सामने आए। बताया गया कि जिस इमारत में ये गतिविधियां संचालित हो रही थी, वह मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत थी। इसके बावजूद वहां व्यावसायिक संस्थान चल रहे थे। यदि ऐसा था तो संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वहां रोजाना सैकड़ों छात्र आते जाते थे तो सुरक्षा मानकों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर इमारत में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था नहीं थी तो संचालन की अनुमति कैसे दी गई? यदि निकास मार्ग पर्याप्त नहीं थे तो संबंधित विभागों ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल पीड़ितों के परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज और देश जानना चाहता है। अक्सर बड़े हादसों के बाद जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्ट तैयार होती है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाता है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन समय बीतने के साथ मामला धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधला होने लगता है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए यह घटना कभी पुरानी नहीं होगी। उनके घरों में हमेशा एक खालीपन रहेगा। वह कमरा हमेशा याद दिलाएगा कि कभी यहां कोई सपना देखने वाला युवक या युवती रहती थी। वह किताबें हमेशा याद दिलाएंगी कि कोई इंजीनियर, डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का सपना देख रहा था। यह घटना केवल अग्निकांड नहीं है, यह सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि शहरों में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जहां मूल स्वीकृति कुछ और होती है लेकिन उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए किया जाता है। कई स्थानों पर अग्निशमन मानकों का पालन तक नहीं होता। कई जगह निकास मार्ग पर्याप्त नहीं होते। कई इमारतों में नियमित सुरक्षा ऑडिट भी नहीं किया जाता। ऐसे में यह हादसा एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाकर ऐसी इमारतों की जांच की जाए जहां भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही छात्रों और आम नागरिकों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। लखनऊ का यह हादसा आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। यह उन 15 लोगों की कहानी है जो अपने सपनों के साथ उस इमारत में गए थे लेकिन वापस अपने घर नहीं लौट पाए।
यह उन माँ बाप की कहानी है जिनके फोन अब कभी नहीं बजेंगे। यह उन परिवारों की कहानी है जिनकी दुनिया कुछ मिनटों में बदल गई। और यह उस व्यवस्था के लिए एक सवाल है जिसका जवाब अभी भी देश तलाश रहा है। क्या इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था? जब तक इस सवाल का ईमानदारी से जवाब नहीं मिलता और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह त्रासदी केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक अधूरा न्याय बनकर रहेगी। नमस्कार।